अब हम बात करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के डेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में, अडॉप्शन डेट के बारे में कि कब उसे अडॉप्ट किया गया, कब उसे लागू किया गया और इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। अब हम इन बेसिक बातों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम इस एक्ट के फर्स्ट पेज पर देखते हैं जहां पर एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि यह एक्ट 2003 का पहले नंबर का एक्ट था जिसको बिल से एक्ट में कन्वर्ट किया गया था, वो भी प्रेसिडेंट की असेंट के द्वारा। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि जब यह एक्ट स्टेट अर्थात लोकल एक्ट है जिसको स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, तो इसको गवर्नर की असेंट की बजाय प्रेसिडेंट की असेंट क्यों मिली? तो इसका जवाब आपको आर्टिकल 31A के अंदर मिलेगा, जहां बताया हुआ है कि अगर कोई लैंड से संबंधित एक्ट या लॉ किसी भी राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है तो उसको कंसीडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है, उसके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस पर प्रेसिडेंट की असेंट अनिवार्य होती है। इसलिए यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की असेंट मिली है क्योंकि यह लैंड से संबंधित एक्ट है, अर्थात लैंड किसी प्रमाण से इसके रेंट से संबंधित एक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट की असेंट की आवश्यकता थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31A। तो हमें पता चलता है कि यह एक्ट अर्थात यह बिल राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बिल 2001 को प्रेसिडेंट के द्वारा जब अडॉप्ट किया गया, अर्थात उनके द्वारा उनके साइन किए गए या असेंट दी गई, तो यह बिल एक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ। अब आपके मन में यह भी विचार उठ रहा होगा कि प्रेसिडेंट ने जब इसको असेंट 2003 को दी है तो फिर इस एक्ट के साथ 2001 क्यों लगा होता है। हम पढ़ते हैं कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, यहाँ पर यह है राजस्थान रेंट कंट्रोल 2001 क्यों लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा जब असेंट 3 को दी गई है तो 2003 क्यों नहीं लिखा गया। तो क्योंकि यह इसके बाद यह इसलिए लिखा होता है क्योंकि जिस ईयर का बिल स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत होता है, अर्थात उनके सामने रखा जाता है, तो उसी ईयर का नाम उस बिल के अंतर्गत लिखा जाता है और वही एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसलिए जब हम सेक्शन 1 पढ़ते हैं तो वहां पर शॉर्ट टाइटल लिखा होता है। शॉर्ट टाइटल मीन्स उस एक्ट का संक्षिप्त नाम। क्या है इस एक्ट का संक्षिप्त नाम? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, जो बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो गया था। अब हम इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में जानते हैं। यह 1 अप्रैल 2003 को एनफोर्स हुआ और प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली इसे 25 फरवरी 2003 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली, जिसे अपन अडॉप्शन डेट भी कहते हैं। काफी बच्चे लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल के अंतर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि बहुत लोग शॉर्ट टाइटल का मतलब समझते हैं RRCA 2001, जबकि ऐसा नहीं है, यह कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है उस एक्ट का नाम, और जैसे कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 यह उसका शॉर्ट टाइटल है। लेकिन लॉन्ग टाइटल क्या होता है? फिर लॉन्ग टाइटल उस एक्ट की प्रीएम्बल, अर्थात जो उसका ऑब्जेक्ट होता है कि वह एक्ट किस लिए लागू किया गया है, तो वह उसका लॉन्ग टाइटल होता है। तो इस
इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या हुआ? टू एक्ट प्रोवाइड an act to provide for control of eviction from letting of and rents for certain premises in the state of Rajasthan and matter incidental thereto। यह इसकी लॉन्ग टाइटल है जो कि उसकी प्रिएम्बल मानी जाती है। यह एक पर्पज को शो करती है कि यह एक्ट किस पर्पज से लाया गया। तो ये क्या बता रहा है कि राजस्थान स्टेट जो है उसके अंतर्गत जो प्रमाइसेस आती हैं, जो भी मकान आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, उनके बारे में कि वो जो प्रमाइसेस हैं वो सर्टेन प्रमाइसेस उनका रेंट से रिलेटेड मामले और जो एविक्शन से रिलेटेड मामले हैं उनके बारे में जो लॉज के बारे में बताया गया है वो इस एक्ट में बताया गया है, जो इस बात को प्रोवाइड कराते हैं, बताते हैं। यह इसका क्या है? लॉन्ग टाइटल है। अब हम राजस्थान रेंट कंट्रोल के एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं, अर्थात इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, ये कहां पर लागू होता है। तो इस बात के बारे में सेक्शन 1 का क्लॉज 2 हमें इस बात के बारे में बताता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी यह कहां लागू होगा। तो यह कहता है इट शैल एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू सच ऑफ द म्युनिसिपल एरिया which are comprising the district headquarters in the state and later on to such of the other municipal areas as the state government may by the notification in the official gazette specify from time to time। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजस्थान स्टेट का मतलब राजस्थान स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, ये सारे के सारे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में? 33। तो उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके अंतर्गत आने वाले म्युनिसिपल एरियाज के ऊपर यह एक्ट लागू होगा। पहली बात तो इसने ये बात बता दी कि ये कहाँ लागू होगा? म्युनिसिपल एरियाज। अब ये म्युनिसिपल एरियाज कहाँ पे इसकी डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन आपको म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अंतर्गत मिलेगी। वहां पर डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत इस म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी एरिया के बारे में बताया हुआ है। और कहां पर लागू होगा? जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, वो भी ऑफिशियल गजट के अंदर समय समय पर स्पेसिफाई किया जाएगा कि कहां ये कौन कौन सी म्युनिसिपल एरियाज में लागू होगा, फिर वहां पर भी इस एक्ट को लागू किया जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इस एक्ट के एनफोर्समेंट डेट की। क्या कहता है इसका एनफोर्समेंट? इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि ये कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। कि इस एक्ट को कब लागू किया जाएगा? इस एक्ट को जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ऑफिशियल गजट के थ्रू, तब इस एक्ट को एनफोर्स माना जाएगा। तो हमें तो पता है कि इसको तब एक्ट को जब पहले ही इसको क्या कर दिया गया है? एनफोर्स कर दिया गया है। कौन सी डेट थी वो? तो थी 1 अप्रैल 2003। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट मतलब लागू कब किया गया इसे? कौन सी डेट है वो? 1 अप्रैल 2003 को इसे लागू किया गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो कि एक डेफिनेशन क्लॉज है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या अंतर होता है, क्योंकि ज़्यादातर डेफिनेशन क्लॉज ज़्यादातर एक्टों में मिलते हैं और कुछ एक्टों में इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिखा होता है, लेकिन दोनों में ही डेफिनेशन दी होती हैं। फिर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो इसके बारे में, डिफरेंस के बारे में हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक विशेष प्रकार का लॉ है, उसके अंतर्गत दिया होता है। वहाँ पर हमें बताया है कि डेफिनेशंस क्लॉज जो होते हैं वो जनरली सभी एक्टों के ऊपर अप्लाई होते हैं। जो उनके अंतर्गत दी गई सारी डेफिनेशन होती हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड की, जैसे कि टीनेंट की, अगर इन वर्ड्स की अगर मीनिंग डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है तो वो जनरली सभी एक्ट के ऊपर लागू होगा।
लेकिन इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो होता है उसके अंतर्गत दी गई डेफिनेशन केवल उसी एक्ट जिसका वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसी एक्ट के अंतर्गत लागू होता है, इसलिए वह विशेष प्रकार का इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दी गई है। तो अब जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट शब्द लिखा आएगा तो हम डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की कहां से उठाएंगे, डेफिनेशन क्लॉज 1872 के एक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के से। जबकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर दिया गया कोई भी शब्द दूसरे एक्ट पर लागू नहीं होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या अंतर होता है। अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस सब्जेक्ट और कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसका मतलब होता है कि जो शब्द इसके अंदर जो वर्ड्स का मीनिंग दिया हुआ है उसके अलावा जब तक कि कोई और बात ना बताई जाए तब तक उस वर्ड का मीनिंग यही समझा जाएगा जो कि इस डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है इस एक्ट के में। सबसे पहले अमेनिटीज की बात करते हैं। सेक्शन 2A जो अमेनिटीज की डेफिनेशन बताता है। अमेनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, अर्थात हिंदी में इसे सुख सुविधा भी कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मकान को किराए पर लेता है तो सबसे पहले वो सुख सुविधाएं क्या देखेगा, बिजली, पानी, आने जाने का रास्ता, सैनिटेशन, सीढ़ियां, शौचालय अर्थात फैसिलिटीज, जिसे हम इंग्लिश में लेबोरेटरीज भी कहते हैं, टेलीफोन सेवाएं, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी, केबल सर्विसेज और अन्य प्रकार की चीज़ें। यह सभी चीज़ें मकान के अंदर एक टेनेंट सबसे पहले सुख सुविधाओं को देखता है। इस डेफिनेशन क्लॉज में अमेनिटीज की भी डेफिनेशन इसी प्रकार से बताई गई है। अब हम उसे देखते हैं क्या कहता है ये। अमेनिटीज इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरीज, लिफ्ट्स, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विस, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी, केबल सर्विसेज और लाइक। अब यहां पर जो यह लाइक दिया गया है आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है इजस्डम जेनरिस। इसका हिंदी में अर्थ होता है इस इजस्डम जेनरिस का, ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि इस प्रकार की और भी सुख सुविधाएं जो कि रिक्वायर होती है एक टेनेंट को अपने रहने के लिए। अब वो फर्नीचर भी हो सकता है अगर वो अत्यधिक किराया दे रहा हो, और वो और भी कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो उसके लिए सुख सुविधा हो। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी अमेनिटीज की, इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं। क्या कहता है ये? जल और विद्युत का प्रदाय, आगमन के रास्ते, सीढ़ियां, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टीवी केबल सेवाएं, ऐसी ही सेवाएं हैं। तो हमने अमेनिटीज की डेफिनेशन में क्या क्या जाना। अमेनिटीज मतलब फैसिलिटीज, जिसे हम हिंदी में सुख सुविधाएं भी कहते हैं। इसमें इसने बताया कि प्रॉपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने के रास्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए उस मकान में, और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई होनी चाहिए, प्राकृतिक प्रकाश मतलब सूरज की जो सनलाइट होती है वो आनी चाहिए प्रॉपर, उसमें लेबोरेटरीज अर्थात शौचालय होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, टेलीफोन सर्विसेज अगर वो दे रहा हो तो वो भी होनी चाहिए, और इस प्रकार की अनेक फैसिलिटीज अगर वो प्रोवाइड करा हो जो एग्रीमेंट में लिखा है, वो सारी चीजें अमेनिटीज के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2B की, जहां पर अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल को डिफाइन किया गया है। यहां पर बताया गया है, इट मीन्स अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19
तो क्या कह रहा है ये कि सेक्शन 19 के अंतर्गत अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो वहां पर क्या बता रखा है इसके बारे में, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, और यह है कि एक एरिया के अंदर कितने रेंट ट्रिब्यूनल होंगे, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल एक एरिया में कितने होंगे, इस चीज़ के बारे में, कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन से डिस्प्यूट्स के मैटर्स को ये सॉल्व करेगा, और इसमें किस ट्रिब्यूनल की अपील आएगी, इन सभी बातों के बारे में, और उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, इन सभी बातों के बारे में सेक्शन 19 में हम पढ़ेंगे जब और वो भी सेक्शन 19 जब पढ़ेंगे तो इसे पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2C की, जिसमें डिफाइन किया हुआ है लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2C में, जिसे हिंदी में भूस्वामी भी कहते हैं। It means any person who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any premises, whether on his own account as an agent, trustee, guardian or receiver for any other person, or who would so receive or be entitled to receive the rent if the premises were let to a tenant। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो कि क्या करता है, रिसीव करता है, जो प्राप्त करता है और जो एंटाइटल है किसी भी प्रोमाइसेस का रेंट लेने के लिए, जो कि उसने क्या कर रखा है, टीनेंट को लेट आउट कर रखा है, जो किराए पर दे रखा है ना जो मकान, उसका क्या लेता है, वो रेंट लेता है, और रेंट लेने का अधिकार रखता हो, वो व्यक्ति कौन कहलाएगा, लैंडलॉर्ड कहलाएगा। और उस व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड होता है, तो वह है एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक और रिसीवर। ये चारों के चारों लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन भी आ सकता है, यह प्री के एग्जाम में, आरजीएस में या कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ सकते हैं, उनमें से आपको सही आंसर बताना है। उनमें से 3 तो ये भी 3 क्या एक, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इस डेफिनेशन में इस जो ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये भूस्वामी है अर्थात लैंडलॉर्ड है, इसके अंतर्गत जो ये इंक्लूड किए गए हैं, ट्रस्टी है, क्यों किए गए हैं, ट्रस्टी है, एजेंट है, रिसीवर है और गार्जियन है, ये क्यों इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि मान लो आज मकान मालिक बाहर चला जाता है, शहर के बाहर चला गया या अपने विदेश चला गया, तो फिर उसका किराया लेगा कौन, उस प्रेमाइसेस का किराया लेगा कौन, तो वो है अपने बिहाफ पे एक किसी एजेंट को हायर करता है और उससे कहता है कि भाई तू मेरे मकान का किराया ले आना। तो वो एजेंट क्या हो गया, वो एंटाइटल हो गया ना उस चीज के लिए। तो फिर वो जब एंटाइटल हुआ तो वो उसके बिहाफ पर कौन हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया उस टाइम। ऐसे ही ट्रस्टी है तो वह है बेनिफिशियरी के बिहाफ पे हो गया। रिसीवर है, जैसे कि कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट किया तो फिर किराया वसूलने का काम कौन कर रहा है, वहां पे रिसीवर कर रहा है, तो वहां पर लैंडलॉर्ड कौन कहलाएगा, उस टाइम पर रिसीवर कहलाया उसके बिहाफ पर। और गार्जियन है, मान लो कोई बच्चा है, बच्चा मकान का मालिक है, बच्चा तो ले नहीं सकता उसका किराया, तो फिर उसके बिहाफ पे कौन ले रहा है, उसके गार्जियंस ले रहे हैं। तो गार्जियंस के द्वारा लिया गया किराया, तो वहां पर भी मकान मालिक की वो भी अधिकार कैसा रखेंगे, जब एंटाइटल हो रहे हैं तो मकान मालिक जैसा अधिकार रखेंगे। तो इसलिए इसके अंदर चारों को इंक्लूड किया गया है, ट्रस्टी, एजेंट, गार्जियन और क्या कहते हैं उसे, रिसीवर, इन चारों को इंक्लूड किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 2D की, जिसमें लीज की डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ है। लीज के बारे में क्या बता रखा है कि इट मीन्स
लीज एज डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीज की लीज कहां पर डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो जो वहां पर डेफिनेशन दे रखी है ना, तो सिमिलर वो यहां पर अप्लाई हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज के डिफरेंस के अंदर, कि जहां पर भी डेफिनेशन क्लॉज दिया होता है तो वह सभी एक्ट पर लागू होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या होता है, वो केवल उसी एक्ट के लिए बना होता है, उसी के लिए शब्द दिए होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है और किसी एक्ट पर अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अंदर जो लीज की डेफिनेशन दे रखी है वो भी वो क्या है, इस एक्ट पर अप्लाई होगी जो उसमें डेफिनेशन दे रखी है 105 में। तो क्या बता रखा है वहां पर लीज के बारे में? वहां पर बता रखा है कि लीज का मतलब होता है कि अपने मतलब राइट को ट्रांसफर करना। किसको? एक एक पार्टी जब राइट्स को कुछ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करती है एंजॉयमेंट के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए, वो भी एक फिक्स टाइम के लिए और वो भी फिक्स्ड अमाउंट पर, तो वो क्या कहलाता है? लीज कहलाता है। इसे हिंदी में पट्टा भी कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने दो साल के लिए लीज पे प्रॉपर्टी ले ली और उसका अमाउंट भी फिक्स था कि हर महीने 2-2 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये उसको देना है मुझे। तो वो अब घट और बढ़ नहीं सकता जब तक कि कोई अलग से कॉन्ट्ररी बात ना की जाए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, ये ईयर टू ईयर भी हो सकता है, ये मंथ टू मंथ भी हो सकता है ना। और इसके जो दो पार्टीज जो होंगी, एक तो लेसर होगी और दूसरी क्या होगी? लेसी होगी। लेसर कौन होगा? लेसर वो पार्टी होगी जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने उसको लेट आउट किया है, लीज पर दिया है। और लेसी कौन होगा? जो कि क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए किराए पर लिया है जिस व्यक्ति ने, तो वो लीज की डेफिनेशन में आ गया। आज हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को पढ़ने से पहले हम आज रेंट और लीज के बारे में बेसिक डिफरेंस जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रेंट और लीज में कंफ्यूज रहते हैं कि रेंट कौन सा कहलाता है और लीज कौन सा कहलाता है। तो जब दो पार्टीज लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो वह लेसी और लेसर कहलाती हैं। लेसी वह जिसने प्रॉपर्टी को किराए पर लिया है और लेसर वह जिसकी प्रॉपर्टी है और जिसने प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है। लीज एग्रीमेंट बेसिकली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। यह मिनिमम 12 मंथ अर्थात 12 महीने के टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है और लॉन्ग टर्म कितने ही ईयर्स के लिए हो सकता है, लेकिन यह फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 12 महीने। और इसके अलावा इसमें फिक्स्ड अमाउंट पर लीज एग्रीमेंट होता है, जिसमें जब तक का एग्रीमेंट है तब तक उसमें कोई भी अमाउंट में चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने अगर कोई ऑफिस लीज पर लिया है, अर्थात लीज के लिए एग्रीमेंट किया है ऑफिस का, कि मुझे ऑफिस के लिए एक प्रेमाइसेस चाहिए और मैंने उसके लिए उसके ओनर से एग्रीमेंट किया है लीज का, वो भी 3 साल के लिए। मैंने कहा है कि मुझे 3 साल पर आपकी ये प्रेमाइसेस चाहिए, वो भी लीज पर। तो उसका जो फिक्स्ड अमाउंट जो होगा वो फिक्स्ड होगा और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा उसके लिए। तो उस अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि मेरा मंथ का जो किराया बनता है वो 15,000 बनता है, तो अब वो 3 साल के लिए वो 15,000 ही लीज का अमाउंट रहेगा। 15,000 हर मंथ का 15,000। अब चाहे मैं उसे इंस्टॉलमेंट में दूं, चाहे मैं उसे एक साथ दे दूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस अमाउंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा जब तक कि उनके एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक कोई विशेष बात ना लिखी हो। जबकि रेंट में और लीज में ये फर्क होता है कि रेंट जो होता है
उसके लिए रेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो टेनेंट होता है और एक लैंडलॉर्ड होता है। टेनेंट वो पार्टी होती है जिसके द्वारा उस मकान को किराए पर लिया गया है, और लैंडलॉर्ड वो होता है जो उस मकान का मालिक होता है। इसका जो एग्रीमेंट होता है वो मैक्सिमम 11th मंथ अर्थात 11 महीने तक का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है। और इसमें मंथ टू मंथ ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इसमें जो अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है मकान मालिक के द्वारा, और कम भी किया जा सकता है। मकान मालिक कम तो करेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे आप 2 महीने रह लिए तो तीसरे महीने में उस मकान के किराए को बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से ये रेंट एग्रीमेंट डिसाइड होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लीज और रेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हमने जाना रेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे कि मैंने बताया मैक्सिमम 11 महीने के लिए। जबकि जो लीज होता है वो 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब लॉन्ग टर्म का होता है। और अमाउंट लीज में तो फिक्स होता है, जबकि इसमें रेंट रेंट वाले में जहाँ रेंट होता है उसमें चेंज होते रहते हैं, इंक्रीज होता रहता है। लीज के कॉन्ट्रैक्ट में उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए लेसी जो होता है, जिसने उस प्रॉपर्टी को हायर किया है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मेंटेनेंस के लिए। जबकि रेंट में टेनेंट भी होता है और लैंडलॉर्ड भी होता है। टेनेंट कम होता है, लैंडलॉर्ड ज्यादा अगर प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस की जरूरत है तो लैंडलॉर्ड ही उसका उस प्रेमाइसेस का मेंटेनेंस करवाता है। अगर हम इसे वाइड सेंस में देखें तो आपने कभी ओला गाड़ी, आपने कभी रैपिडो की बाइक्स या उबर की गाड़ियां 15 से 20 मिनट के लिए किराए पर ली होंगी, तो यह भी एक रेंट का फॉर्म है। तो वो आप लीज पे थोड़ा ना लेते हो, क्योंकि लीज तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। जबकि रेंट कब होता है, रेंट आधा घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, मंथ टू मंथ हो सकता है, और 11th मंथ से ज्यादा का नहीं होता है। जब तक कि कोई एग्रीमेंट में स्पेसिफिक बात ना की गई हो, मतलब एक्सेप्शन हो, जैसे कि लीज भी कभी कभी 6 महीने की रख लेते हैं लोग, तो वो बात तो अलग हो गई। लेकिन जनरली क्या होता है, 12th मंथ से ज्यादा के लिए तो लीज, और 11th मंथ तक के लिए, 11th जो मंथ है 11 महीने के लिए रेंट का प्रावधान रखा जाता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, जो सेक्शन 2E है, जहां पर डेफिनेशन दे रखी है म्युनिसिपल एरिया की। तो अब इसमें बता रखा है कि म्युनिसिपल एरिया कहां पर डिफाइन कर रखा है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 में। तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट जो है उसके अंदर डेफिनेशन जो क्लॉज है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 39, उसमें म्युनिसिपल एरिया की डेफिनेशन दे रखी है। वहां पर क्या बता रखा है, कोई भी टेरिटोरियल एरिया, म्युनिसिपैलिटी का कोई भी टेरिटोरियल एरिया, मतलब म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो जो एरिया आता है वो, अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है टाइम टू टाइम, अगर नोटिफिकेशन में निकाल दिया कि ये म्युनिसिपल एरिया कहलाएगा उस म्युनिसिपैलिटी का, तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो म्युनिसिपल एरिया के अंदर कवर हो जाएगा। और हमने पहले पढ़ा ही था कि म्युनिसिपल एरिया के अंदर क्या होता है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है। ये सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था एक्सटेंट के अंदर। फिर म्युनिसिपैलिटी के बारे में बता रखा है कि म्युनिसिपैलिटी डिफाइन कहां कर रखी है, तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर कौन कौन चीज आती है, यह सेक्शन 42 में बता रखा है। 42 में बता रखा है म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो उसमें बताया कि इट मींस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल बोर्ड इन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट और द कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के तहत अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ सकती है, जैसे अपन नगर निगम होती है, नगर परिषद होती है, और म्युनिसिपल बोर्ड भी उसके अंदर इंक्लूड होता है।
तो ये थी म्युनिसिपल एरिया की डेफिनेशन, जो कि कहां बता रखी है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट में। अब बात करते हैं सेक्शन 2F की, जहां पर प्रमाइसेस की डेफिनेशन दे रखी है। तो पहले हम जनरली प्रमाइसेस के बारे में बात करते हैं। जब भी हम मकान खरीदने जाते हैं तो हम कौन कौन से मकान को रेंट पे ले सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो सकता है, वो कमर्शियल भी हो सकता है। तो वो कौन कौन से ऐसे प्रमाइसेस होती हैं? क्या हम प्लॉट को किराए पे ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? क्या हम बिल्डिंग की किसी भाग, बिल्डिंग के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, बिल्डिंग को भी किराए पे ले लेते हैं अपन। और किसको ले सकते हैं किराए पे? रेजिडेंशियल भी ले सकते हैं और कमर्शियल भी, मतलब बिजनेस के पर्पज से ले रहे हैं या रहने के पर्पज से ले रहे हैं। तो वो उस बिल्डिंग का कोई भी भाग हो सकता है, भाग मीन्स पार्ट हो सकता है, जैसे कि अपने उसके अंदर दुकान ले ली, उसके अंदर फ्लैट ले लिया उस बिल्डिंग के अंदर, या उसमें हमने गोडाउन ले लिया, गार्डन को भी हम यूज करते हैं शादी और ब्याह के चक्कर में से, उनको भी अपन रेंट पे ले लेते हैं। और भी काफी सारी चीजें होती हैं, और गार्डन्स भी बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, सारी की सारी प्रोमाइसेस होते हैं। इसके अलावा क्या हम होटल को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? होटल के जो रूम होते हैं उनको क्या प्रमाइसेस के अंतर्गत आती हैं, क्या उनको रेंट पे ले सकते हैं अपन? तो ये सारी बातें हमें सेक्शन 2F बताता है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2F की। क्या एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूड होता है इस प्रोमाइसेस के अंदर जो हम रेंट पर लेते हैं? तो ये बात करते हैं, चलिए। इट मीन्स एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोमाइसेस के अंदर एक चीज तो हट गई कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर कोई लैंड यूज की जा रही है तो वो तो किसके अंदर नहीं आएगी, प्रोमाइसेस के अंतर्गत नहीं आएगी। प्रोमाइसेस तो है वो, लेकिन उसके अंतर्गत नहीं आएगी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत। वो किस में चली जाएगी? टीनेंसी एक्ट में चली जाएगी। टीनेंसी एक्ट कौन सा? 1955 का। उसके अंतर्गत एग्रीकल्चर लैंड को इंक्लूड किया जाता है, यहां पर ये इंक्लूड नहीं होगी। इसके अलावा क्या बता रखा है? एनी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो होगी, और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, या बिल्डिंग का कोई भी भाग, अदर देन फार्म बिल्डिंग, फार्म बिल्डिंग को छोड़ करके, क्योंकि वो फार्म बिल्डिंग वो भी एग्रीकल्चर पार्ट होता है एक तरह से, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। लेट और इंटेंडेड टू बी लेट, अगर उसको लेट किया जाता है, किराए पे दिया जाता है, या इरादा रखते हैं अपन उसे लेट करने का फॉर यूज ऑफ एज अ रेजिडेंस। अब उस बिल्डिंग को किस तरीके से ले रहे हैं अपन, रेजिडेंस के तौर पर ले रहे हैं या कमर्शियल यूज के तौर पर ले रहे हैं, और फॉर द कमर्शियल यूज और एनी फॉर एनी अदर पर्पजेज, और क्या किसी और पर्पज के लिए ले रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं होनी चाहिए वो, ये इसने पहले ही बता दिया। इंक्लूडिंग द गार्डन्स, ग्राउंड्स, गोडाउन्स, गैरेज एंड आउट हाउसेज इफ एनी अपार्टमेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट, या मतलब उस बिल्डिंग के किसी भाग से संबंधित हो या उस बिल्डिंग से संबंधित हो, तो ऐसा पार्ट भी प्रोमाइसेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अपन को सेक्शन 2FB से क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि कमर्शियल यूज के लिए और रेजिडेंशियल यूज के लिए की जा सकती है वो बिल्डिंग का कोई भी भाग हो सकता है, बिल्डिंग खुद हो सकती है, उसके कोई गोडाउन्स, ग्राउंड्स, गैरेज, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, और उसका कोई भी भाग और उससे संबंधित कोई भी भाग भी इंक्लूड प्रोमाइसेस के अंदर हो सकता है। फिर क्या बताया उसने? एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग और अ पार्ट। अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा कोई भी फर्नीचर टेनेंट को यूज करने के लिए दिया जाता है, उस बिल्डिंग के अंतर्गत दिया जाता है या बिल्डिंग के भाग में किसी में दिया जाता है, तो वो भी प्रोमाइसेस के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे कि किसी को कोचिंग सेंटर चलाना है, तो उसने क्या करा, उसके पास पहले से ही उसमें कोचिंग सेंटर पहले भी चलते थे, तो उसने क्या करा, जो भी फर्नीचर था ना, टेबल थी, कुर्सियां थी, चेयर्स थी, बोर्ड था, तो वो सब चीज क्या कर दिया, उसी कोचिंग सेंटर को सीधे ही किराए पर दे दिया उसने। तो अब उसके साथ उस अपार्टमेंट, मतलब उस रूम के साथ उसके साथ फर्नीचर भी इंक्लूड हो गया, तो वो उस प्रोमाइसेस का क्या कहलाएगा, वो भी हिस्सा कहलाएगा। तो वो भी प्रोमाइसेस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत बारीकी से पढ़ना जरूरी है। फिर कहा है एनी फिटिंग अफिक्स्ड टू एंड अमेनिटीज प्रोवाइडेड इन सच बिल्डिंग और अ पार्ट फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देयर ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कोई भी फिटिंग अगर कोई बिल्डिंग के अंदर हो रही है
या कोई भी ऐसी सुविधाएं जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं लैंडलॉर्ड के द्वारा उस प्रमाइसेस में, उस बिल्डिंग के किसी भी भाग में, तो वो सारी चीजें भी क्या होंगी, वो भी प्रमाइसेस के लिए, प्रमाइसेस के अंतर्गत इंक्लूड होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंजॉयमेंट के लिए अगर यूज हो रही है, जैसे कि फिक्स क्या चीज हो सकती हैं, आपका बिजली का बोर्ड है, बिजली का कनेक्शन जो है वो भी फिक्स होता है, आपके वॉश बेसिन है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं उसके अंदर, तो ये भी प्रोमाइसेस का क्या माना जाएगा, भाग माना जाएगा। तो आपको सुख सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, जो आपको क्या कर रही हैं, इंजॉयमेंट का राइट दे रही हैं, इंजॉयमेंट दे रही है, आप उसको यूज कर रहे हो उस प्रोमाइसेस के अंदर, तो वो भी प्रोमाइसेस का पार्ट माना जाएगा। और क्या कहता है, एनी लैंड अपार्टमेंट टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और अ पार्ट। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी बिल्डिंग का भाग या बिल्डिंग के अंदर उससे संबंधित कोई लैंड, मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आसपास की जो लैंड जो खाली पड़ी है वो भी अगर उसके हिस्से में आती है, उस बिल्डिंग का पार्ट है, तो अगर वो भी किराए पे जा रहा है तो वो भी उसका प्रमाइसेस माना जाएगा, मतलब वो खाली प्लॉट भी और वो बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे प्रमाइसेस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग से जुड़ी हुई अगर कोई खाली लैंड पड़ी है बाहर और वो लैंडलॉर्ड के द्वारा दी गई है, एग्रीमेंट में साइन हुआ है कि भाई ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, तो फिर वो, अब वो चाहे कैसे ही उसे यूज करे, चाहे कमर्शियल पर्पज से या रेजिडेंशियल पर्पज से, तो वो भी उसका उस बिल्डिंग का पार्ट माना जाएगा, अर्थात प्रेमाइसिस का पार्ट माना जाएगा। लेकिन ये तो होगी प्रेमाइसिस के डेफिनेशन, लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या है उसके बारे में अब इसने बता रखा है। जैसे कि मैंने कहा था कि क्या होटल का रूम, क्या धर्मशाला के रूम, क्या वो भी प्रेमाइसिस के अंदर इंक्लूड होंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये बता रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहा है बट डज नॉट इंक्लूड अ रूम और अदर अकोमोडेशन इन अ होटल, धर्मशाला, इन सराय, लॉजिंग हाउस और बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल। तो ये कह रहा है कि अगर इनके अंतर्गत जैसे कि हॉस्टल है, धर्मशाला है, इन सराय, लॉजिंग हाउस और बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल के अंदर कोई भी रूम अगर आप किराए पे लेते हो ना, तो वो इस प्रमाइसेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मतलब वो रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत भी अप्लाई, उस पर रेंट अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने होटल में मालूम मकान लिया है किराए पर, रूम लिया है किराए पर, तो वो इस प्रमाइसेस के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, और प्रमाइसेस में अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो वो उस पर रेंट कंट्रोल एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की। सेक्शन 2F का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक कि कोई विपरीत बात नहीं की जाए कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कि कोई अन्यथा बात नहीं की जाए, अदरवाइज कोई बात नहीं की जाए, तब तक क्या माना जाएगा, द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रमाइसेस लेट आउट टू अ टेनेंट। मतलब अगर कोई भी मकान अगर किराए पर दिया गया है लैंडलॉर्ड को, तो उस मकान के साथ छत इंक्लूड तब तक नहीं होगी जब तक कि उसमें रिटन एग्रीमेंट में ये लिख कर ना दिया जाए कि भाई छत भी इंक्लूड है, तब तक उसका पार्ट नहीं माना जाएगा उस प्रमाइसेस का। तो उस मकान का छत तब तक पार्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि लैंडलॉर्ड खुद ना कह दे कि भाई छत भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो जनरली क्या हुआ कि आपको छत जो है वो मकान में इंक्लूड नहीं होती है जनरली तो, लेकिन अगर कॉन्ट्ररी बात की गई है, लैंडलॉर्ड कह रहा है कि खुद कि भाई छत भी आपको इंक्लूड की जा रही है, छत पे आप यूज कर सकते हो छत का जैसा भी आप चाहो, तो फिर वो भी उस प्रमाइसेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगी और फिर उस पर भी रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई सेक्शन 2F प्रमाइसेस की डेफिनेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कंपटीशन एग्जाम में यह पूछी भी जाती है, इसके कुछ भी भाग के बारे में पूछा जाता है और ये जरूर पूछा जाता है ज्यादातर। प्रोमाइसेस की डेफिनेशन में से कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, या चाहे वो एक्सेप्शन हो, अपवाद हो, या कोई भी प्रोमाइसेस का बिल्डिंग का पार्ट कि क्या ये चीज इसमें इंक्लूड होती है या नहीं होती है, इन चीजों के बारे में विशेषकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है।